Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online class of Business Finance. Today is our third lecture, which is on financial markets. I'm your instructor, Faiza Komal. Let's first understand what are markets. Market is a place where two parties gather to facilitate the exchange of goods and services. The two parties are usually one is the buyer and other is the seller. The market can be a physical place where people have to interact physically, meet face to face, or like we have the markets in Wakhan, like we have Basti, Nawababad, um and so many others, where we have to go physically on a shop and we buy the things and interact with the shopkeeper. But nowadays there is another market, which is the virtual market, where outlets have established online outlets where we go on the internet and select the articles we want to buy and do the deed. In 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 the virtual markets, we don't need to the buyer and the seller don't need to interact physically. कहने का मतलब यह है कि मार्केट हम किसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर दो पार्टीज, और उन पार्टीज में कौन है, एक बायर होगा और एक सेलर होगा, वो वहां पर मिलते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं। यानी कि बायर जो है वो चीज खरीदता है और सेलर वो चीज बेचता है इन रिटर्न ऑफ द मनी। वो गुड्स भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। जिस तरह कि अगर हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो वो गुड्स होंगी, कपड़े वगैरह लेने जा रहे हैं तो गुड्स होंगी। लेकिन अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं, जिस तरह हम जा रहे हैं, हम किसी स्पा में जा रहे हैं, हम कहीं स्विमिंग क्लासेस लेने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम ब्यूटी पार्लर जो है वहां पर जा रहे हैं, वहां पर हम क्या ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। अब मार्केट्स दो तरह की हैं, जिस तरह कि अभी पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि फिजिकल मार्केट्स भी हैं और वर्चुअल मार्केट में। फिजिकल मार्केट में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है बायर और सेलर का, जबकि वर्चुअल मार्केट में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इंटरफेस होता है जिसके ऊपर गुड्स और सर्विसेज को डिस्प्ले कर दिया जाता है, और वहां से हम ओवर द इंटरनेट जाकर हम वहां से परचेजिंग, बायर वहां से परचेज कर लेता है और सेलर उस वेबसाइट के थ्रू सेल कर देता है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि मार्केट्स क्या होती है। मार्केट्स के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? एक तो ये कि एक बायर हो, एक सेलर हो, ठीक है, और उनके दरमियान क्या हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो। तो अब मार्केट्स के साथ जब हम वर्ड लगा देते हैं फाइनेंशियल, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसी मार्केट की जहां पर सेल और परचेज तो हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की या फाइनेंशियल एसेट्स की। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेट्स टेक्स प्लेस। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एसेट्स में क्या हो सकते हैं, हमारे पास बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज हो गए, इनका जहां पर लेन देन होता है उन मार्केट्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। अब यहाँ पर अगर हम बायर और सेलर को अगर हम थोड़ा सा क्लासीफाई कर लें, तो हमारे पास क्या होगा कि बिजनेसेस या इन्वेस्टर्स जो हैं जिनके पास पैसा है, ठीक है, वो जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, जाते हैं अपनी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसी और बिजनेस में, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, ताकि वो उस जो पैसा उनके पास है उससे वो मजीद पैसा बना सकें या मजीद रिटर्न हासिल कर सकें। और इसी तरह से वहां पर कोई ऐसा भी होगा जो बायर होगा जिसको उस पैसे की जरूरत होगी, वो एज अ लोन उसको लेगा और इन रिटर्न जो है वो सेलर को उसके ऊपर इंटरेस्ट या और आप कह लो कि मॉनेटरी टर्म में जो है वो उसको फायदा पहुंचाएगा। अब यहाँ पर प्राइस ऑफ, आपको प्राइसिंग का अगर थोड़ा सा आइडिया हो, तो प्राइसिंग, किसी भी चीज की प्राइसिंग डिपेंड करती है उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर। जिस चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइसेस ऑब्वियसली इंक्रीज होती हैं। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी उस चीज की, उस एसेट की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर मार्केट में एक एसेट की सप्लाई कम, सप्लाई ज्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम है, तो उसकी प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। यानी कि उसकी क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदने वाले नहीं है। ठीक है,
और फाइनेंशियल मार्केट्स का फायदा क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स का पर्पस ये है कि आपके पास, जिनके पास सेविंग्स मौजूद है, मनी मौजूद है, उसको वो एफिशिएंटली जो है वो यूटिलाइज कर सके और वो उन तक पहुंच सके जिनको उस पैसे की जरूरत है और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक, फाइनेंशियल मार्केट्स के फीचर्स ये हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज अ लिंक, कि ये लिंक करती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, और बोरोवर्स को। एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहां पर इन्वेस्टर्स और बोरोवर जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि इन्वेस्टर जो है वो अपनी मनी को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है और बोरोवर जो है उसको पैसे चाहिए अपने बिजनेस में लगाने के लिए या कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको पैसे चाहिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो फाइनेंशियल मार्केट्स ने उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर ये दोनों मिलते हैं और ये अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको ओके कर देते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से इजीली एक्सेसिबल है, यानी कि फंड्स इजीली एक्सेसिबल हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं मेरे पास एक्सेस मनी पड़ी हुई और मैं उसको इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ। आपको पता है कि अगर आपके पास वैसे ही पैसा पड़ा हुआ हो तो वो दिन ब दिन डी वैल्यू होता जाता है। इट्स बेटर कि आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दें सो दैट कि उसकी जो डी वैल्यूएशन ना हो, बल्कि हमें उस पैसे के ऊपर जो है, आइडल पैसा जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमें रिटर्न मिल सके। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स ना हो तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं इस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या कोई कौन ऐसा बिजनेस है या कोई पर्सन है जिसको इस पैसे की जरूरत है वो मुझसे ले सके। तो फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर ये रोल प्ले करती हैं कि जहाँ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहाँ पर बायर भी आ रहा है और जहाँ पर इन्वेस्टर भी आ रहा है, और वहां से वो इजीली एक दूसरे को रीच करते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, नीड्स को पूरा कर लेते हैं। इन्वेस्टर की क्या नीड है कि वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उसके ऊपर रिटर्न अर्न करना चाह रहा है, और बोरर की क्या नीड है कि उसको मनी की जरूरत है और वो और उसके पास नहीं है तो वो वहां से बोरो कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है फीचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज ट्रेड्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड करती है मार्केटेबल में भी और नॉन मार्केटेबल में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास वो होती हैं जिनको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, यानी कि एक से दूसरे ऑनर के पास वो ट्रांसफर हो सकती हैं, बहुत इजीली हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो शेयर्स इजीली, मुझे इसमें किसी और को कंपनी जिसके मैंने परचेज किए हैं उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल OGDCL के मैंने 500 शेयर्स परचेज किए हुए थे लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई और मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं मार्केट में कोई और सेलर बायर देखूंगी और उसको वो सेल कर दूंगी। यानी कि ये इजीली एक आप कह लो कि ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, कि ट्रांजेक्शन इसकी हो जाती है। लेकिन जो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, जिस तरह से लोन अगर आपने लिया हुआ है या दिया हुआ है, तो वो जिसने लिया हुआ है वो ही वो नेक्स्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक, यानी कि ये नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी है। बॉन्ड्स लिए हुए हैं, ठीक हो गया, इस तरह से। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स में ही है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। जो भी डील्स हैं वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं। अगर कोई बैक आउट कर जाता है या किसी किस्म का कोई फ्रॉडलेंट एक्ट हो जाता है तो आप उस केस में इन रूल्स एंड रेगुलेशन की मदद से उसको डील कर सकते हैं। अगर आप वैसे आप कहीं पर फाइनेंशियल मार्केट के अलावा कहीं पर डीलिंग कर रहे हैं तो वो पर्सनल डीलिंग हो जाएगी। ठीक, उसके अलावा इसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो होती हैं जहां पर जो बायर और सेलर को आपस में मिलाती हैं। जिस तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के मतलब है कि कोई ऐसी सेंट्रल चीज हो जो बायर और सेलर को इन्वॉल्व करे, यानी कि वो बायर से पैसा ले रही हैं और फिर आगे लगा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हो गए, जिस तरह से हम एज अ इन्वेस्टर हम बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं या वहां पर हम कुछ सेविंग्स अकाउंट ओपन करें तो अपने पैसे हम बैंक को दे रहे हैं। अब बैंक के पास वो लोग भी आएंगे जिनको पैसे की जरूरत है, वो बैंक से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंक है वो किसका रोल अदा कर रहा है? मिडल मैन का, जिसको हम फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ज्यादातर रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इन्वेस्टर जो है वो इनके पास अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर ये, और जो बोरर है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से ही डायरेक्ट, अगर वो इन्वेस्टर से उसका कांटेक्ट नहीं भी होता तो वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से ही बोरोइंग कर लेता है।
उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करती हैं, शॉर्ट टर्म में भी करती हैं और लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट में डील करती हैं। यानी कि जिस तरह से शेयर्स जो हैं, शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इनका कोई टाइम लाइन नहीं होता, आप जितना अर्सा अपने पास रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। लेकिन बॉन्ड जो है वो उनकी एक लिमिट होती है, कोई 6 मंथ के लिए है, ठीक है, आप डिबेंचर्स अगर ले रहे हैं कोई 6 मंथ के लिए है, कोई 1 ईयर के लिए, वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के क्या फंक्शंस हैं? अब जब फाइनेंशियल मार्केट्स में बायर भी आ रहा है, सेलर भी आ रहा है, तो उसकी मनी की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर या स्टॉक्स की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है वो उनकी प्राइसेस डिटरमिनर होती हैं, ठीक है। उसको ये फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। सेविंग्स जो है किसी के पास भी, फॉर एग्जांपल वो हाउस होल्ड भी हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसके पास सेविंग्स पड़ी हुई है, उनको मोबिलाइज करता है। यानी कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेविंग्स पड़ी हुई है लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, आई डोंट नो कि फेयर एंड किसको इसकी जरूरत होगी या मैं कहाँ पर इसको इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे अच्छा रिटर्न आएगा, तो इस सिलसिले में फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हेल्प आउट करती हैं कि वो सेविंग्स को मूव करवाती हैं और सेविंग्स जाकर इन्वेस्टेड बन जाती हैं और उसके ऊपर जो है इन्वेस्टर प्रॉफिट अर्न कर लेता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करती हैं, किस तरह से एक्सेलरेट करती हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब फाइनेंशियल मार्केट्स ने एक ऐसी प्लेस प्रोवाइड कर दी जहां पर आकर हम फाइनेंशियल एसेट्स को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय या सेल कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर दी है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पैदा होती है और स्मूथ लाइन जो है वो चलती रहती है। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ परचेज कर लिए थे एसेट्स, लेकिन मुझे नहीं पता चला, मुझे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे, अब मैंने शेयर्स परचेज किए हुए थे लेकिन मुझे एकदम से कोई जरूरत आन पड़ी और मुझे पैसे चाहिए, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाऊंगी, जिस स्टॉक एक्सचेंज में गई और वहां पर मैंने अपने शेयर्स इजीली सेल कर दिए और वहां से मैंने पैसे उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो उसको रिड्यूस कर देती है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये एक जगह है, यहाँ से जाकर मैं अपनी बाइंग, अगर मैं फाइनेंशियल एसेट्स को बाय करना चाह रही हूँ या सेल करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से जाकर कर सकती हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करता है, क्योंकि आप ये देखें कि स्टॉक मार्केट्स में या फाइनेंशियल मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन है एसेट्स की, स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, वो इजीली फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी, इजीली एक्सेसिबल होती है, उसके मुताबिक आप जो है वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन का। कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से है, देखें, एक बायर है, एक सेलर है, एक के पास इन्वेस्टमेंट है, एक को बोरोइंग के लिए चाहिए। तो जो हमारे पास आइडल कैश कहीं पर पड़ा हुआ था किसी भी इन्वेस्टर के पास, अगर वो लेकर आता है मार्केट के अंदर एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ऑब्वियसली तो हमारे पास क्या है कि कैपिटल फॉर्म हो रहा है। जो बोरोवर है वो उससे बोरो करके कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस में लगा रहा है, न्यू अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये सब कुछ क्या है, इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है। किसी भी इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो उसकी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। जब फाइनेंशियल मार्केट्स में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, बोरोइंग है, मनी का जो साइकिल है वो चल रहा है, मनी एक जगह पर स्टक नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ऐसी इकोनॉमीज जो है वो फ्लरिश करती हैं और बूम करती हैं। सेम इज द केस कि न्यू एसेट्स और लाइबिलिटीज बन रही हैं, कि हमारे पास जो आइडियल कैश पड़ा हुआ था उसको हम लेकर आए, वो इन्वेस्टमेंट बन गई, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या आ जाती है, हमारा एसेट बन जाता है। उसको, उस एसेट को जिस सेकंड पार्टी ने उसको बोरो किया वो उसकी लाइबिलिटी बन गई। अब ये अभी पहले भी हम लोगों ने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो जो रेट है या प्राइस है वो किस तरह से डिटरमिन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस डिक्रीज कर कर जाएगी कर जाएगी।
इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से जब हमारे पास, अगर हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो हमारे पास, और लेने वाले जो बोरोवर्स हैं वो कम है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट का हमारे पास उसके पास रिटर्न रेट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर हमारे पास बोरोवर ज्यादा हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, किसी भी इकोनॉमी के लिए उसकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो क्या है, उसकी बैकबोन होती है। इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है इन्वेस्टर्स को भी, डेटर्स को भी, कि वो वहां पर आकर जो है वो अपने आपस में लेन देन कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में किसी आपका इन्वेस्टर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुझे अगर 10 शेयर भी खरीदना है तो मैं स्टॉक मार्केट में जाकर उसकी जो भी लीगलिटीज है उनको पूरा कर कर और मैं वहां से परचेज कर सकती हूँ। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से, क्योंकि वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहां पर रेगुलेटरी कमेटीज होती हैं, जिसमें पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, वो उसको पूरा मॉनिटर कर रही होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बाइंग एंड लेंडिंग का, परचेज एंड सेल का, वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। इंडिविजुअल्स, कंपनीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए इजीली अवेलेबल होता है कैपिटल, वो वहां से बोरो करके जो है वो अपने नीड्स को जो है वो फुलफिल कर सकती हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स के होने से हम देखें कि हमारे पास जिस तरह से 3 एक्सचेंजेस इस टाइम मौजूद हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वहां पर ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। फिर वहां पर डिफरेंट तरह के वहां पर हमने पर्सनल हायर है, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उसकी वजह से क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहा है, कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इन फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से, ब्रोकरेज हाउसेज की वजह से वहां पर बनी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, कि एक बायर है, एक सेलर है, एक के पास एक्सेस फंड्स हैं, एक को फंड्स की नीड है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो साइकिल है ये किस तरह से जनरेट होता है। अब आप यहाँ पर देखें कि एक साइड के ऊपर आपके पास लेंडर्स एंड सेवर्स हैं, ठीक, जिसमें क्या है, हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, बिजनेस फर्म्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। उनके पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ है और वो उसको जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेंटर में हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स आ गई, ठीक है। दूसरी साइड पर हमारे पास बोरोवर्स आ गए जिनको पैसे की जरूरत है। अब बोरोवर्स कौन से हो सकते हैं, हाउस होल्ड भी, सेम जो सेवर्स या लेंडर्स हैं वही वाली कैटेगरीज हमारे पास बोरोवर्स एंड स्पेंडर्स स्पेंडर्स की भी हैं, ठीक। अब ये तो है कि सेवर जो है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में भी फंड उन्होंने लगाया, वहां से बोरोवर ने उसको जो है वो बोरो कर लिया। या फिर यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ऑरेंज वाला जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आ गई। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का क्या काम है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में हमारे पास आ जाते हैं बैंक्स, आ जाते हैं हमारे पास पेंशन फंड्स, आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, आ जाती हैं, ठीक है, जो कि सेवर से फंड्स लेती हैं और आगे प्रोवाइड करती हैं स्पेंडर्स को, कि फंड्स का फ्लो कैसे हो रहा है, कि हमारे पास लेंडर्स आ गए, लेंडर्स के पास फंड्स है, उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स को दिया या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को दिया। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में क्या है, बैंक्स हो गए, हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, पेंशन फंड्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टर ने। और बोरवर्स जो थे और उन्होंने आगे ले जाकर कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने बिजनेसेस में लगा दिए, स्टॉक्स खरीद लिए, या किसी और को, अगर किसी हाउस होल्ड को चाहिए था, लोन चाहिए था, उसको लोन प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स की टाइप। फाइनेंशियल मार्केट्स को अगर हम ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स को करें तो हमारे पास मनी मार्केट आ जाती है, कैपिटल मार्केट आ जाती है। या अगर हम फर्दर इसको अगर हम डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ, हमने इसकी डिफरेंट नेचर के ऊपर, टाइप्स के ऊपर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। फर्स्ट है नेचर ऑफ द क्लेम। अगर हम क्लेम की नेचर देखें कि क्लेम जो है उसकी लाइफ कितनी है, ठीक है, क्लेम जो है आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जो रिटर्न आ रहा है, अगर तो वो क्या वो फिक्स्ड रिटर्न आ रहा है या फिर वो
वेरिएबल रिटर्न आ रहा है, तो उस बेसिस के ऊपर हमारे पास दो मार्केट्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज डेट मार्केट एंड सेकंड इज इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट में क्या है कि हमारे पास जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बॉन्ड्स परचेज किए तो बॉन्ड्स का एक स्पेसिफिक रिटर्न रेट होगा, वो मुझे वही मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन इक्विटी मार्केट में आपको पता है कि अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो उसका जो रिटर्न है वो वेरी करता है। ठीक है, इसकी प्राइसेस कितनी इंक्रीज कर जाएंगे, कितनी डिक्रीज कर जाएंगे, नो बडी नोज। ठीक है, ये मार्केट की जो मार्केट इसके ऊपर वर्क करती है और अकॉर्डिंगली जो है वो हो जाता, इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं या डिक्रीज हो जाती हैं। या फिर हमें इक्विटी के ऊपर डिविडेंड कितना मिलेगा, ये भी वेरी करता है, आपको ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेच्योरिटी ऑफ द क्लेम पे। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म में मैच्योर होगा। अगर तो लेस देन अ ईयर किसी भी इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो मेच्योरिटी लाइफ है वो लेस देन अ ईयर होगी, तो उनकी जो डीलिंग है वो मनी मार्केट में होती है। और कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी मेच्योरिटी लाइफ 1 ईयर से ज्यादा हो, वो हम डील करते हैं कैपिटल मार्केट में। सही। कैपिटल मार्केट में मोस्टली हमारे पास शेयर्स वगैरह आ जाएंगे जिनकी लाइफ जो है वो ज्यादा होती है। मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं या शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स होते हैं जिनकी लाइफ 6 मंथ या 1 ईयर होती है, उनको हम मनी मार्केट में डील करते हैं। फिर कैपिटल मार्केट के आगे से दो क्लासिफिकेशन आ जाती है। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट, सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या है कि डायरेक्टली कोई भी कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को फ्लोट करती है मार्केट में फर्स्ट टाइम, यानी कि इसमें कंपनी इन्वॉल्व है और शेयर जो शेयर परचेजर है वो इन्वॉल्व होंगे। इसमें हम मोस्टली कंसीडर करते हैं जब कंपनी आईपीओस करती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को जब मार्केट में फ्लोट करती है, तो उस मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, यानी कि इसमें कंपनी खुद इन्वॉल्व होती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि ऑलरेडी जो फ्लोटेड शेयर्स हैं उनकी लेन देन है। जैसे ओजीडीसीएल ने के ऑलरेडी जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो पहले किसी ए पर्सन के पास से, वहां उससे मैंने परचेज कर लिए, मैंने आगे सेल कर दिए, तो ये सारी जो डीलिंग हो रही होगी वो किसमें हो रही होगी, सेकेंडरी मार्केट में। फिर हम देखते हैं टाइमिंग ऑफ डिलीवरी के। हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी डिलीवरी टाइमिंग क्या है। कैश मार्केट, ठीक है, और फ्यूचर मार्केट। कैश मार्केट में क्या होता है कि मैंने पैसे दिए अभी रियल टाइम में और मैंने इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने खरीद लिया। लेकिन फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि हम फ्यूचर में कोई डेट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 6 मंथ बाद या 10, हम अभी आज के दिन में हम रेट डिसाइड कर लेते हैं कि फलानी चीज, फॉर एग्जांपल मैं गंदुम खरीदना चाह रही हूँ, ठीक है, तो आज के दिन में मैंने किसी डीलर से उसकी डील डन कर ली कि 6 मंथ बाद मुझे गंदुम चाहिए, मुझे 10 kg जो है वो गंदुम चाहिए और मुझे वो 200 पर kg पे चाहिए। ठीक, आज हमने ये डील जो है वो डन कर ली। लेकिन अब क्या है कि इसकी जो डिलीवरी है, यानी कि डिलीवरी ऑफ द गुड जो है या डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाद में है, आज नहीं है, इन फ्यूचर होगी। तो ऐसी जो डीलिंग्स हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो डीलिंग है उनको हम कैटर करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर मार्केट में आते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ये डीलिंग्स हो कहाँ पे रही हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर हम मार्केट्स को डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है या ओवर द काउंटर मार्केट है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या है कि एक प्रॉपर बिल्डिंग होगी, एक प्रॉपर वहां पर सेटअप बना होगा, जिस तरह से हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है कि वहां पर डिफरेंट ब्रोकर्स बैठे हुए हैं और वहां पर जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है। ये रेगुलराइज्ड होती हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पे अप्लाई होते हैं, फेयर प्राइसिंग होती है यहाँ पर। लेकिन ओवर द काउंटर मार्केट में क्या है कि फिजिकली मार्केट का होना जो है वो जरूरी नहीं है। बायर एंड सेलर कहीं पर भी जाकर जो है वो आपस में लेन देन कर सकते हैं। ऐसी मार्केट को हम कहेंगे ओवर द काउंटर मार्केट, जहां पर कोई जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज या कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी के कोई अगर सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज।